हेलो दोस्तों, N3 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कल्याण सर आज आपके लिए 12th क्लास NCERT मैथ का चैप्टर 3 मैट्रिक्स लेकर आया हूँ। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है, लेकिन 12th क्लास के सभी विद्यार्थियों के लिए ये नया चैप्टर है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको अवश्य जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम जो है वो मैट्रिक्स है। चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है। इसे आव्यूह कहते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? आव्यूह। इस चैप्टर का नाम है आव्यूह। मैथमेटिक्स में आव्यूह की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। जे सिल्वेटर ने 1850 में इसकी खोज की। उन्होंने बीजगणितीय समीकरणों को हल करने के लिए इसका प्रयोग किया, अर्थात मैट्रिक्स का सर्वाधिक प्रयोग बीजगणित में किया जाता है। तो समीकरणों को हल करने के लिए हम मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। बीजगणितीय समीकरण होते हैं जैसे x + 2x = 1, 2x + 3y = 4। इस तरह के समीकरणों को हल करने के लिए हम मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मैट्रिक्स का। किसका प्रयोग? मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। तो बीजगणितीय समीकरणों को हल करने के लिए जे सिल्वेटर ने इसकी खोज की। इसको प्रयोग करने वाले एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ऑर्थर केले थे, जिन्होंने 1858 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। जे सिल्वेटर के अनुसार आव्यूह की जो परिभाषा है, मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, वो ये है कि बीजगणितीय समीकरण में आने वाली वास्तविक संख्याएं, समृद्ध संख्याएं और फलन और संकेतों को एक निश्चित व्यू में व्यवस्थित करना ही आव्यूह कहा गया। इन सभी को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाएगा? आव्यूह कहा गया। ये व्यवस्था पंक्ति और स्तंभ में की गई। ये व्यवस्था किसमें? रो और कॉलम में की गई। इन्होंने आव्यूह के 3 संकेत या सिंबल दिए। आव्यूह को इन 3 सिंबल के द्वारा प्रेजेंट किया गया। पहला सिंबल है, आपको सामने रिप्रेजेंट किया है, दीर्घ कोष्ठक। आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए एक इस सिंबल का प्रयोग किया। दूसरा ये, इसे बोलते हैं लघु कोष्ठक, स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद इसको जो बोला जाता है, इसको बोलते हैं दोहरा दंड, डबल ब्रैकेट। तो इस तरह के 3 सिंबल मैट्रिक्स के रिप्रेजेंट किए, और इसका जो व्यापक रूप है, आव्यूह का व्यापक रूप है, वो ये है। आव्यूह का जो व्यापक रूप है वो ये है, आपके सामने प्रेजेंट है। आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर आई जो है वो पंक्ति है और जे जो है वो स्तंभ है। आई जो है वो पंक्ति है और जे क्या है? स्तंभ। तो आई पंक्ति और जे स्तंभ, यानी कि आई यहाँ पर रो है और ये यहाँ पर कॉलम है। ठीक है, आई क्या है? रो, और जे क्या है? कॉलम। आई और जे मतलब पहली रो है और पहला कॉलम है। तो अपन इनके द्वारा आव्यूह की रचना करते हैं। तो देखिए आव्यूह की रचना किस तरह से करते हैं, इसको मैं बता देता हूँ। आव्यूह का एक व्यापक रूप आपके सामने
बताता हूँ। देखिए, तो आव्यूह का व्यापक रूप क्या है, जैसे मैंने अभी लिखा था आपके सामने AIJ, ये इसके द्वारा आव्यूह को रिप्रेजेंट किया जाता है। आई यहाँ पर पंक्ति और जे स्तंभ है, इसके माध्यम से मैं एक आव्यूह का व्यापक रूप प्रेजेंट करूँगा। इसमें पहला जो अवयव है इसके माध्यम से निकालेंगे। पहली रो में पहला अवयव, पहली रो में पहला अवयव, और पहले कॉलम में जो पहला अवयव उसको कैसे लिखते हैं। आई का मान यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ पहली रो, और जे का मान भी 1 ले लेता हूँ, तो पहला कॉलम है। तो इस तरह से जो पहला जो अवयव है आव्यूह का वो A11 है। पहली रो में दूसरा जो अवयव है उसका कॉलम दूसरा होगा, इसलिए आई का मान 1 और जे का मान 2 है, इसलिए इसका जो नाम है A12 है, इसका A13। इसी तरह से जे बनते जाते हैं, ये कहाँ तक A1N तक अपन इसको लिख सकते हैं। मतलब कॉलम कितने भी हो सकते हैं और रो भी कितने भी हो सकती हैं। तो इस तरह से दूसरी रो में लिखेंगे दूसरे अवयव को, तो इसमें आई का मान 2, यानी दूसरा रो है इसलिए 2 आएगा, और जे का मान कितना 1। फिर इधर आई का मान 2 और जे का मान 2, इधर आई का मान 2 और जे का मान 3, डॉट डॉट आई का मान 2 और जे का मान n। फिर उसके बाद थर्ड रो में आई का मान 3, यानी रो का संख्या कितनी है 3, और कॉलम फर्स्ट है तो यानी कि 1। इधर A33 मतलब तीसरी रो है और तीसरा कॉलम, इसलिए इसका नाम हो गया A33। आई और जे देखते हैं, तीसरी रो है तो आई का मान 3 और तीसरा कॉलम है तो आई का मान जे का मान 3, डॉट डॉट आई का मान 3 और जे का मान n है इसमें। इसी प्रकार से आगे अपन डॉट डॉट कर देंगे और ये क्रम चलता रहेगा। AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट AMN। ये क्या है, आव्यूह का व्यापक रूप है। ये क्या है, आव्यूह का व्यापक रूप। किसी भी आव्यूह को अपन इसके माध्यम से तैयार करते हैं। तो अब यहाँ पर आएगा आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे तैयार करते हैं वो देखिए। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को तैयार करने के लिए, बताने के लिए हमें एक कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा। 1 2 3 2 3 1। इसमें कितनी रो हैं, 1 और 2। इस तरह से जो होती है ना, हॉरिजॉन्टल वो होती हैं वो रो होती हैं, और वर्टिकल जो होती हैं वो कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 एग्जांपल, इसी को 2 बार लिख देता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 2 3 1। इस पहले आव्यूह में रो बता रहा हूँ, और दूसरे जो आव्यूह दिख रहा है उसमें मैं कॉलम को बता रहा हूँ। तो ये रो होते हैं और ये कॉलम होते हैं। तो इसमें कितनी रो हैं, 1 और 2। तो रो को पहले लिखते हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है। तो इस तरह से बाद में कॉलम को लिखते हैं। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट हो रहा है इसे आव्यूह का क्रम कहते हैं। इसे आव्यूह का क्या कहते हैं, क्रम, यानी कि ऑर्डर कहते हैं। इसे आव्यूह का क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। इस आव्यूह का क्या कहेंगे, क्रम कहेंगे। अब इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में आव्यूह के क्रम के आधार पर आपको आव्यूह के प्रकार बताता हूँ। इसको नोट कर लीजिए। ये बेसिक है, मैट्रिक्स का बेसिक है, इसे आप सीख लेंगे तो आपको मैट्रिक्स बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्लास के बाद आपके क्वेश्चन जो हैं बहुत इजी लगने लगेंगे, तो आप थोड़ा सा बेसिक पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। जो विद्यार्थी मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन बटन भी दबाइए जिससे कि आपको आने वाले समय की वीडियो इजीली मिल सकें और आप ये बेसिक के आगे की जितनी भी क्लास हैं वो आप अटेंड कर सकें। ठीक है, तो अपन क्या है यहाँ पर अब मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स के टाइप। मैट्रिक्स के टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। टाइप ऑफ द मैट्रिक्स क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार पढ़ने से पहले मैंने अभी जस्ट आपको आव्यूह का क्रम बताया था, उसी के आधार पर अपन आव्यूह के प्रकार डिसाइड करते हैं। पहला है पंक्ति आव्यूह। पहला क्या है? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह इसे अपन रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। या दूसरे शब्दों में रो मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या कम और स्तंभ की संख्या ज़्यादा होती है। पंक्ति कितनी है? 1। स्तंभ कितने? 1 2 3। तो यहाँ पर पंक्ति 1 है और स्तंभ कितने हैं? तो यहाँ पर क्लियर है, पंक्ति कम है और स्तंभ ज़्यादा है, इसीलिए इसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? पंक्ति आव्यूह। दूसरा है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह मतलब कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या 1 और पंक्ति की संख्या ज़्यादा होती है उसे अपन स्तंभ आव्यूह कहेंगे, यानी कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें केवल एक स्तंभ होता है, पंक्ति ज़्यादा होती हैं। तो आपको क्लियर दिख रहा है? पहले मैंने बताया था आपको हमेशा पहले पंक्ति लिखते हैं, तो 1 2 3 3 पंक्ति हैं और कॉलम कितने हैं? 1। तो 1, तो इसका क्रम क्या होगा? 3/1। तो यहाँ पर पंक्ति ज़्यादा है और स्तंभ कम है, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर? थर्ड है आपके सामने शून्य मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह यानी कि जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स ऐसा आव्यूह जिसके अंदर समस्त अवयव शून्य हों उसे शून्य मैट्रिक्स कहेंगे। एक एग्जांपल और है, ये 2/2 का उदाहरण है, ये 3/3 का उदाहरण है। 3/3 मतलब इसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, इसलिए इसको 3/3 का शून्य आव्यूह कहते हैं, यानी कि जीरो या नल मैट्रिक्स कहेंगे। इसे हम जीरो से प्रदर्शित करते हैं, इसे जीरो से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? उसके बाद आएगा आपका आयताकार आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होती है उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। इसमें कितनी पंक्ति हैं? 2। स्तंभ कितने? 1 2 3 हैं। इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या फिर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें पंक्ति की संख्या कम है, स्तंभ की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए इसे कौन सा? आयताकार आव्यूह यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 टाइप बता दिए हैं। इन 4 टाइप को आप स्क्रीन को पॉज करके नोट कर सकते हैं
और इसका आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, इससे कि आप देख सकें और आप इस चीज़ को बार बार चैनल पर देख सकते हैं, इससे कि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि आगे की क्लासें बहुत इजी लगेंगी। यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लिया? इससे आगे चलते हैं। 4 टाइप हो गए, 5वां टाइप मैं बताता हूँ। 5वां टाइप है आपके सामने ऊर्ध्वाधर आव्यूह या इसको अपन बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, इसे वर्टिकल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। वर्टिकल मैट्रिक्स कैसे बोलेंगे इसको? वर्टिकल मैट्रिक्स ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या ज़्यादा और स्तंभ की संख्या कम होती है, उसे वर्टिकल मैट्रिक्स या ऊर्ध्वाधर आव्यूह बोलते हैं। देखो कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्ति हैं। कितने कॉलम? 1 2, 2 कॉलम है। 3 पंक्तिज हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए इसको अपन ऊर्ध्वाधर आव्यूह बोलेंगे। 6वां है आपका मुख्य विकर्ण आव्यूह। मुख्य विकर्ण आव्यूह, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ये कोई वर्ग आव्यूह है। किसी भी वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं। किसी भी वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं। बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर की तरफ जो विकर्ण शो हो रहा है उसे हम मुख्य विकर्ण आव्यूह कहेंगे। यहाँ पर मुख्य विकर्ण आव्यूह के अवयव कितने हैं? 2 4 2, इसे हम मुख्य विकर्ण आव्यूह कहेंगे। 7वां विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है इसे? डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयवों के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। इसे इस तरह से दर्शाते हैं, इसे दर्शाया जाता है इस तरह से। विकर्ण आव्यूह को इस तरह से दर्शाया जाता है। क्लियर? यहाँ पर मैंने 7वां जो है टाइप वो क्लियर करा दिया। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक लेकर आऊँगा उससे पहले मैं आपको ये सब चीज़ें क्लियर करा दूँगा। जो भी आपकी कमेंट में प्रॉब्लम्स होंगी उनको मैं क्लियर कराऊँगा पहले। ठीक है, तो इसको निकाल देते हैं। नोट हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं और इसके अलावा जो अवयव होंगे वो सब शून्य होंगे, उसे अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? डायगोनल में जो
आपको एलिमेंट दिए वो सेम होंगे, इसलिए उसको अदिश आव्यूह कहते हैं। क्लियर? ये एक टाइप ही है, 9 था क्या था। उसके बाद 10 जो है देखिए आप, अदिश आव्यूह क्लियर हो गया। उसके बाद आपका इकाई आव्यूह आएगा। क्या आएगा? इकाई आव्यूह। इसको अपन यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हिंदी का एक और नाम है तत्समक आव्यूह। इसे एक नाम से और जाना जाता है, तत्समक आव्यूह। ये क्या होता है बच्चों? इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हों। विकर्ण का सभी अवयव कैसे हों? एक एक हों। एग्जाम्पल देख लीजिए, विकर्ण के सभी अवयव क्या हों? एक एक हों, और जितने भी अवयव हैं वो सब शून्य हों। विकर्ण के जो अवयव हैं वो सब क्या हों? 1 हों, और सारे जो एलिमेंट हैं वो शून्य हों। विकर्ण के अवयव में कितना होना चाहिए? 1। तो इसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये 3x3, 3 रो और 3 कॉलम का आव्यूह है, इसलिए इसका क्रम 3x3 है, और इसे हम I3 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? I3 के नाम से। ठीक है? क्लियर हो रहा है? उसके बाद दूसरा, यहाँ पर ये 1 है, इसमें 1x1 है, इसलिए इसको अपन I1 बोलते हैं। उसके बाद 1 0 0 1, इसमें ये 1x1 2x2, 2 रोज और 2 कॉलम है, इसलिए इसको I2 के नाम से जानते हैं। तो ये आपके सामने इकाई आव्यूह मैंने प्रेजेंट किया है, ये इसे इकाई आव्यूह कहते हैं। ठीक है? उनके टाइप बता दिए, 3 टाइप के रहते हैं इकाई आव्यूह। 1x1 का है तो उसको I1 बोलते हैं, 2x2 का है तो उसे I2 बोलते हैं, 3x3 का है उसे I3 बोलते हैं। इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है, इसलिए ये टॉपिक आप सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसे बिल्कुल ध्यान रखिए। नोट कर लिया? डाल देते हैं। उसके बाद आपके सामने आता है एकल आव्यूह। एकल आव्यूह, सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक अवयव हो। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक अवयव हो उसे सिंगलटन आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक अवयव हो उसे हम सिंगलटन आव्यूह कहते हैं। आगे का प्रकार है त्रिभुजीय आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक किस तरह का होता है देखना, A इक्वल टू, एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें ये हिस्से में देखो जो अवयव है वो ट्रायंगल के फॉर्म में है, इसलिए इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा होता है निचला त्रिभुजीय
आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये आपके सामने ये इस तरह से रहता है। ये नीचे की तरफ त्रिभुज बनना है, इसलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये त्रिभुजीय आव्यूह कहलाते हैं। इतने ये त्रिभुजीय आव्यूह हैं, इनको नोट कर लीजिए। ये दो प्रकार के होते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, एक निचला त्रिभुजीय आव्यूह, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। अगला है इक्वल मैट्रिक्स, समआव्यूह। समआव्यूह को अपन बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स अपने सामने, एक 1 2 3 4 और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसके अवयव भी कितने होंगे, 1 2 3 4। इसलिए इसे समआव्यूह यानी इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही काफ़ी है। अब आप इन सब चीज़ों को पढ़ना, कमेंट करना, कोई भी समस्या हो उसको कमेंट में आप पूछ सकते हैं। उसका निवारण मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, जिससे आप अगले वीडियो में अच्छी तरह से सीख सकें। आप इसे पढ़कर आइए। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकन बटन अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सकें और आप ये ऑनलाइन क्लास रिसीव कर सकें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।